हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक बुल और आपका स्वागत करता हूं मैं इन्वेस्टमेंट पर चर्चा के 5th एपिसोड में। आज जो हमारे पास इन्वेस्टर आए हुए हैं, पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूं उनको बुलाने के लिए। उनसे मैं पहली बार मिला था उनके यूट्यूब चैनल पे। मैं हमेशा से इनका यूट्यूब चैनल देखता था और मुझे लगता था कि यार इनसे कभी ना कभी तो मिलना है। तो जब मैं इनसे मिला, मैंने इनको पिच करा कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आइए। तो इनका स्वागत करते हैं और इनसे सुनते हैं। शशांक महाजन जी। Yeah, so thank you very much, Ishang Bhai, for inviting me. I started my journey actually when I was about 21, 22 years. तो उसके पहले when I was kid, means मैं जब भी 5-6 साल का या एक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जब भी था, that time my dad started investing और he used to invest. तो पहले यदि आप देखोगे तो टीवी पे CNBC आता था या अलग अलग चैनल्स आते थे और नीचे एक रोलिंग पट्टी आती थी जिसमें अलग अलग शेयर्स के भाव आते थे। तो तभी क्या था कि माय डैड यूज्ड टू वर्क इन ऑफिस एंड आई यूज्ड टू टेल हिम प्राइजेस ऑफ वेरियस स्टॉक्स कि आज ये चल रहा है या आज ये भाव चल रहा है, क्योंकि ही डिडंट हैड एक्सेस ड्यूरिंग दैट टाइम, तभी मोबाइल पे कुछ नहीं आता था। तो आई यूज्ड टू टेल कि पंजाब ट्रैक्टर का ये भाव भाव चल रहा है, तो आज तो वो शेयर्स है भी नहीं। तो फ्रॉम दैट इट स्टार्टेड, देन देयर वाज अ गैप ऑफ अबाउट 15 years एंड देन आई गॉट फॉर्मली इंट्रोड्यूस टू स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग ये होती है। एंड फिर एक बार वो चस्का लग गया कि इन्वेस्टिंग क्या है या ट्रेडिंग क्या है, देन इट इज़ अ डीप ओशन कि आप जितना अंदर घुसोगे उतना आपको तैरने को मज़ा आएगा। सबसे ज़्यादा मज़ा तभी है कि आपके आसपास कोई नहीं एंड यू आर एंजॉयिंग द ओशन। तो शशांक भाई, जैसे जब आप बता रहे थे कि आप मैं अपने पापा को देखता था, उनको रेट बताता था, तो आपका मन नहीं करा कि ये शेयर मैं खरीद लूँ, ये पापा कैसे खरीदते हैं? पहले तो तभी समझ भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे एंड आई स्टार्टेड एट एज ऑफ 21-22। ज़्यादा आई डिडंट हैड द कैपिटल, नाइदर आई हैड अ नॉलेज, सो आई थॉट लेट्स गेट द नॉलेज फर्स्ट एंड व्हेन बाद में जब भी कैपिटल आएगा देन वी कैन डिप्लॉय दैट कैपिटल। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट कि स्टॉक मार्केट इज अ जर्नी of not increasing or compounding your capital only. It is actually a compounding of knowledge. So जब भी आप knowledge को compound करोगे, then same effect you can see in your wealth or capital. You have to actually focus on compounding your understanding and knowledge. बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने ये डिसाइड किया कि मैं 21 साल की उम्र में पहले नॉलेज लूँगा, फिर इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन बिल्कुल अब मार्केट के अंदर सब लोग इसके अपोज़िट करते हैं। दे फर्स्ट इन्वेस्ट, देन लूज़ एंड देन कम बैक टू नॉलेज, और वो नॉलेज भी नहीं लेना चाहते। बेसिकली उन्हें एक रिकमेंडेशन चाहिए कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए। तो उस टाइम पे ऐसा माइंडसेट आपको मतलब अपने आप आया या किसी से आपको मिला ये चीज़, जैसे आपके पापा करते थे? So it was a journey. Day one पे तो no one knows everything or the right path for the investing. तो initially मैंने भी 3-4 साल I also lost some capital. I started as a trader. I explored various things. And then हर चीज से पैसा बनता है. From trading also you can earn. Maybe the probability is very less. Investing के भी अलग अलग टाइप्स है. कोई डीप वैल्यू इन्वेस्टर है, कोई ग्रोथ इन्वेस्टर है, कोई और कुछ स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्ट करता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई आपका कैरेक्टर क्या है and what is the right way in which you can bet with the high conviction. So slowly I started understanding कि these things I am naturally inclined and ये मुझे थोड़ा ठीक लगता है इन्वेस्ट करने के लिए. And then I kept on learning and kept on fine tuning my strategy. तो initially तो definitely I also had a good amount of loss and वहाँ से ही I learned. शशांक भाई, जैसे आपने भी बताया कि आपको 3-4 साल का लॉस हुआ और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें अपना कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है। Right. दे केप्ट ऑन लूजिंग, जैसे लोगों का पैसा जाता रहता है, वो ट्रेडिंग ही करते रहते हैं, ओवर Correct, ट्रेडिंग correct, करते correct, रहते हैं। correct. इन सब पे आने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आप वो फ़ेज़ में थे, स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में थे, क्योंकि ये बाद में कहना बहुत आसान, सुनने में आसान लगता है कि 4 साल लॉस हो उसके बाद मैंने प्रॉफ़िट कर लिया, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। Right. जब आप एक दिन लॉस करते हो, बड़ा लॉस करते हो, फिर रात को सो के अगले दिन उठते हो उस लॉस के साथ, फिर आप दोबारा मार्केट के अंदर जाते हो, फिर दोबारा ट्रेड लेते हो, फिर दोबारा लॉस करते हो। Right. वेदर यू आर इन्वेस्टिंग, वेदर यू आर ट्रेडिंग, आपने चलो तीसरे दिन से शुरू करा कि अब मैं इन्वेस्टिंग करूँगा। आपने इन्वेस्टिंग में कोई स्टॉक ले लिया, ऊपर की वैल्यूएशन पे ले लिया, वो नीचे जा रहा है वहाँ से। उस फ़ेज़ के अंदर आपको क्या रिग्रेट्स आए? क्योंकि यू आर वेरी यंग, यू आर नाउ 31-32। मैं भी पहली बार ऐसे आदमी का पॉडकास्ट कर रहा हूँ जो मेरी एज से सिमिलर है। Right. जो फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों ने अचीव करी है, आपने बहुत कम टाइम में करी है। कुछ बहुत अच्छा करा है कम टाइम में, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा खोया भी होगा कम टाइम में। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वो टाइम फ़ेज़ में आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे देखते थे? Right. Right. स्ट्रगल को कैसे देखते थे? सो या वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज सबका जर्नी मोर और लेस वैसा ही होता है। तो इसके दो आउटकम्स आते हैं। एक तो जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो थक हार के बंद कर देता है कि ये बिल्कुल। चीज़ मेरे लिए नहीं है,
आई एम गुड इन माई बिजनेस और आई एम गुड इन माई जॉब, लेट्स क्विट द मार्केट. एंड मोस्टली बहुत सारा इनफ्लो ऑफ द इन्वेस्टर्स तभी आता है जब मार्केट पीक में रहता है. आप 2008 देख लो या 2018 देख लो या अभी जो चल रहा है बेसिकली. तो दैट इज हाउ पीपल थिंक कि ये चीज बहुत इजी है एंड यहाँ पे रातों रात पैसे बनते हैं, एंड दैट्स व्हाई द मार्केट हैज अ बैड नेम आल्सो. बट आपको थोड़ा साइंटिफिकली देखना चाहिए कि दिस इज नॉट द गैम्बलिंग, दिस इज नॉट वेयर यू कैन अर्न द और डबल द मनी इन 21 days. तो इनिशियली आई स्टार्टेड एज अ ट्रेडर क्योंकि आई ऑल्सो हैड दैट थॉट कि अरे जल्दी कुछ हम कमा सकते हैं, एंड दैट इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस ऑल्सो. बट स्लोली जब भी लॉस हुआ देन आई अंडरस्टूड कि माई अप्रोच वॉज रॉन्ग, क्योंकि इनिशियली हमें एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाते हैं कि मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो प्रॉब्ली मेरा 6 महीने में डबल हो जाए या साल भर में डबल हो जाए. एंड मार्केट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि यहाँ पे देर इज नो प्रॉपर गाइड टू यू. यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर एंड यू हैव टू डिसाइड कि ये मेरी मिस्टेक्स है, लेट्स लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. वो आप यदि एटीट्यूड रखोगे कि मुझे सीखना है, एवरी डे एवरी time I have to learn from my mistakes and then I have to keep on improving, क्योंकि on the first day no one comes with the whole gyan. It is a journey, it is a learning experience and it is a learning curve, and then you have to keep on improving. Initially I started as a day trader, then I understood that this is not my type of a thing because I have to sit an hour, I have to give 9 to 3:30 whole day, and that time I was doing my own business also, so it was definitely not the thing for me because it was started affecting my own business also. Means मैं यहाँ पे घुस के trading कर रहा था The and I couldn't concentration focus है. on my actual business. Then I started with the option selling generally. So it worked well, but generally क्या होता है कि if you do the naked options, the audience might know what is the naked option. So which is like without any protection. So वो 10 time काम करता है, but एक time ऐसा आता है कि it used to साल हो take all the profit in that single bad trade. ऑप्शन सेलिंग को आप रेप्लिकेट कर सकते हो विद सम प्रोटेक्शन एंड विद सम हेजिंग, एंड व्हेन यू सी योर एफर्ट्स टू उसका आउटकम, सो इट वाज नॉट जस्टिफाइंग एटलीस्ट फॉर मी, बिल्कुल राइट पॉइंट. right? And then I moved to the investment where I used to watch a lot of interviews of Mr. Ramdev Agarwal. So he said one interesting thing in investing, you at the max can only lose what you invest. आप 100 रुपए डालोगे तो आप 100 रुपए ही हो लूज सकते कर हो. सकते हो, बट एफएनओ में वैसा नहीं है, या ऑप्शंस में एटलीस्ट नेकेड ऑप्शंस में वैसे नहीं है, एंड अपसाइड इज अनलिमिटेड. और पर्टिकुलर थिंग विच आई गॉट ट्रिगर्ड इज लाइक सपोज आपके पास 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो उसमें से 1-2 स्टॉक्स खराब करेंगे, एक दो स्टॉक्स या 3 स्टॉक्स मार्केट जैसे रिटर्न देंगे, बट रिमेनिंग 3-4 स्टॉक्स इफ यू कैन रियली आइडेंटिफाई देम वेल एट अर्ली स्टेज, then that can change all your portfolio or probably a complete investment journey or your life. Then I started reading various books by Warren Buffett. So books are very good teachers initially, क्योंकि मार्केट में क्या है कि you have to learn कि क्या नहीं करना है, बिल्कुल. and then only you can learn कि क्या क्या करना है. करना है. But people approach it in a different way. So you have to decide कि ये 4-5 चीजें मुझे नहीं करनी है. So for me it might be different for different people. So मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे लेवरेज नहीं करना है, मुझे एफएनओ नहीं करना है, मुझे ऑप्शंस नहीं करने हैं. देन व्हाट लेफ्ट इज लाइक इन्वेस्टिंग में भी अलग अलग अप्रोचेस है कि डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग है, या आजकल चल रहा है बाप लाइक दैट इज बाय एट एनी प्राइस. सो बेसिकली इट इज अ फ्रेमवर्क जो आपको फाइन ट्यून होता है, वो डे 1 पे नहीं आता है. सो आई केप्ट ऑन फाइन ट्यूनिंग my framework and now I am like fully convinced with what I want to do. So generally I am a growth type of investor जहाँ पे I focus majorly on a small and micro cap of type of छोटी investing. कंपनीज. छोटी companies को early identify करो. So I believe in under research, under discovered and undervalued opportunities, which if we can identify at much earlier stage, then they can give us the exponential type of returns. Because I'm not like at the age of 50 or 60 where I'm okay with like investing in index funds or investing in nifty companies, because मुझे 15% ही रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन है या 12% ही रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, तो आई एम मोर हैप्पी इन इन्वेस्टिंग इन एफडी, बिकॉज यहाँ पे वोलेटिलिटी है, आई हैव टू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थिंग्स, और उससे बेटर मैं कुछ दूसरा बिजनेस कर लूँ. सो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टर की वेर आई एम ओके विथ 15%. आई नीड टू हैव दैट अल्फा बिकॉज आई हैव अ एज विथ मी. सो आज मैं कहीं पर रॉन्ग जाता हूँ, स्टिल आई हैव लाइक नेक्स्ट 10 years
to learn from that mistakes. Along with that, I have a very concentrated portfolio also. I believe in concentrated way of investing. शशांक भाई, जो आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल है और जो सब चीज़ें इन पे आएँगे अभी आगे, उससे पहले आपने एक बात बोली कि मेरे को आपने ऑप्शंस करा, डे ट्रेडर करा, आपका बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ। तो जब वो फ़ेज़ चला, कभी ऐसा नहीं आया कि मैं स्टॉक मार्केट क्विट कर दूँ? No, means I never thought for a single day कि मुझे ये quit करना है, because यहाँ पे reward is much bigger. Because if I quit, then I'm zero. But the reward of investing or trading kept on luring me कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ by reading like Warren Buffett or some successful trader like Jesse Livermore and all. By the way, Jesse Livermore end For the was not trader. very good, but where he reached एट वन डे। at particular one day of that big crash of 1930s, शशांक we भाई, can do something like that. एक बात बीच में बोलना चाहूँगा, जैसे आपने जेसी लिवरमोर Right. का नाम लिया। अब इसके अंदर एक कहानी आती है कि जेसी लिवरमोर ने आई थिंक सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक दिन में मार्केट शॉर्ट करके ही वेंट इनटू द बिलियंस ऑफ द Correct, नेटवर्क। correct, correct, स्टिल ही डाइड विद सुसाइड। correct. Absolutely. क्या ट्रेडिंग के अंदर, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेडिंग बैड है, लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक चीज़ का फ़र्क आपको लगता है क्या ऐसा कि आप पेशेंस लेस हो जाते हो? See, I feel over the period of time, क्योंकि मैंने 3-4 साल I have given to trading, so percentage probability is very less. आप 100 लोग लोगे तो probably 1 या 2 ट्रेडर सक्सेसफुल है, राइट? एंड स्केलेबल सक्सेसफुल होना इज अगेन डिफिकल्ट. जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है, then options are again illiquid. There might be different challenges on the intraday also. There might be risk or the issue related to the liquidity. Plus, trading itself is quite difficult. Very you have to be skillful very task. very dynamic. Means you cannot say that कि मैंने 100 रुपए में लिया था and मेरा 95 रुपीज का स्टॉप लॉस है and स्टॉक तो 90 रुपए में चला गया, then I will start averaging. Trading and investing is different. Means मैं 100 रुपए में सपोज इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग कुछ लिया होता and if it comes to 90 I might buy it. But trading के लिए कैसा है कि first of all you do the leverage. आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली जनरली वो लेवरेज में ही चलता है. बिल्कुल। एंड देन इफ यू कीप ऑन बिल्डिंग ऑन योर पोजीशन, then एक single loss can wipe out Your whole everything. capital. So you have to differentiate between the trading and investing. You can do both also, but for me naturally I believe in investing. It was a natural call for me while I started as a trader, but definitely it is a very difficult task. Like there are various approaches for the trading, but I feel it is better or it is much simpler to create a much larger capital or much larger wealth by investing compared to trading. ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टिंग जब आप करते हो तो आपका क्या प्रोसेस रहता है? वन ऑफ योर केस स्टडीज कि मैंने ये कंपनी उठाई। तो इन्वेस्टिंग में भी जैसे अलग अलग टाइप ऑफ अप्रोचेस है. सो आई इनिशियली स्टार्टेड एज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, सो बिकॉज वी ऑल लर्न फ्रॉम द मिस्टर बफेट. तो मिस्टर बफेट ऑल्सो आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी स्टार्ट, बिकॉज उनका मैक्सिमम वेल्थ जो है वो एज ऑफ 50 के बाद में बना बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग. एंड उनका इनिशियल जो स्टाइल था ऑफ इन्वेस्टिंग वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल compared to when he met Mr. Charlie Munger, and then he believed in the quality investing and all. But I believe like if you only focus on very very high quality type of a business, definitely quality is important. But यदि आप उसमें ही focus करोगे without growth, I will come to that point again in much detail. Then I don't think like आपका capital बहुत easily grow कर पाओगे, because we all start with a very basic capital, right? We all start with few lakhs or few thousands. And then we keep on growing. But Mr. Buffett का जो later half है, probably after age of 40 or 50, in that आप यदि returns देखोगे तो his returns kept on reducing because उनका base भी बड़ा हो गया था, and the style also he shifted. So I think that style is much better when you had a very large capital. आपके पास suppose 50-100 crore है, then that style is better. But no one starts with that capital, right? So you have to be very aggressive initially. Definitely आपको आपका capital protect करना is important. So you have to see कि आप कौन से geography में invest कर रहे हो. So India naturally as a country is also a growth country. We are not a matured as a economy also. Our economy is also growing at 6-7-8%. So इंडिया में ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना इज मच ईजियर कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन सम अदर कंट्रीज और अदर जोग्राफीज. लाइक आप मिडल ईस्ट देखोगे या आप प्रॉब्ली यूरोपियन रीजन देखोगे तो वहाँ पर जीडीपी ही उतने रेट से नहीं ग्रो हो रहा है. तो फॉर देम द ग्रोथ इन्वेस्टिंग may not make sense, but India में definitely we have lot and lot of hidden gems
चैलेंज क्या है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई देम बाय डूइंग मच डिटेल्ड रिसर्च. आई विल शेयर माय इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क गोइंग अहेड. But I think India is a huge opportunity for micro and small cap type of investor, where no one is actually trying to find out them. सब लोग रिलायंस एंड ICICI बैंक एंड कोटक बैंक के पीछे ही लगे हैं. तो दैट गिव्स अस इमेंस पोटेंशियल कि वेयर वी कैन आइडेंटिफाई समथिंग niche and interesting at early stage. मतलब मेरा ये पूछना था उसके आगे, जैसे यू फाइंड इट कि मेरे को वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया एक तो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप होने वाली है. वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर आप छोटी कंपनीज को पकड़ के जो फ्यूचर मल्टीबैगर्स बनने वाले हैं. Because no one teaches you how to reach from 0 to probably 10 crores initially, 50 and 100. Everyone is giving a ज्ञान about कि 100 के आगे कैसे बढ़े. 100 पहले के- 100 तो रीच करो या पहले सही 50 तो बात रीच करो. Then you have to go into very deep into quality business and then जो निफ्टी स्टॉक्स है, निफ्टी 50 या 100 स्टॉक्स. So that is I think lacking in the market. Everyone is talking the similar things, but I don't believe in or I partly believe you have to invest definitely in the quality business, but valuations are also very important factor. अब आप बताओ कि आपने कैसे पैसे कमाए, Right, क्योंकि आपने बहुत कम एज में बहुत अच्छा छाप लिया है Right. और लोगों को भी जानना है Right. कि वो कैसे करा है. So I will give you some examples. हाँ, वो with example the बताओ. disclaimer कि this is not a investment हाँ, advice. जो भी यहाँ पर स्टॉक्स डिस्कस होंगे तो वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो एक उनकी जर्नी का पार्ट है जो उन्होंने अपने टाइम पे खरीदे या बेचे. Right. तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एज एन एग्जांपल. So again, I will come with some background of Mr. Buffett. Ki, when I think someone asked him a question, ki, what should be your ideal holding period? So he once said कि it is forever for me. But that I don't agree because हमारा capital limited है. We have to keep churning initially at least to grow that capital, and then once I reach a decent size, तो मैं उसमें 12-15% भी कमाता हूँ. Still it might be a much bigger impact on in rupee terms. But initially I have to keep churning. So what I generally try to identify is ऐसे sectors या ऐसे specific stock. Generally मेरा जो approach है that is bottom to up. So I start with the stock and then I go to the sector instead of going from the sector to stock. So I had identified about एक 15-18 महीने पहले the name of the stock is Praveg Limited. पहले उसका नाम Praveg Communications करके था. So they were into hospitality industry. एंड तभी तो क्या एनुअल रिपोर्ट भी ब्लैक एंड वाइट आता था. एंड देन आई एम वेरी हैप्पी कि 40 पेज का एनुअल रिपोर्ट यदि मुझे मिले इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नो वन ट्रैक्स दोज कंपनीज. एंड देन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रैकिंग देर इज नो कॉन कॉल, देर इज हार्डली एनी इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, देर आर नो प्रेजेंटेशंस, देर आर नो IRPR एक्टिविटीज. ट्विटर पे कोई बात नहीं करता है उसके बारे में, यूट्यूब पे कोई वीडियोज नहीं है. सो डेफिनेटली जो इनसाइट्स है दे आर वेरी लेस इनसाइट्स. एंड तभी आपको ये स्टॉक्स या ऐसे बिजनेसेस बहुत चीपली अवेलेबल होते हैं. सो ऐसे स्टॉक्स या ऐसे बिजनेसेस के बारे में इनसाइट्स या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, दैट डजंट मीन दैट दे आर वेरी बैड बिजनेसेस. दे कैन बी एक्सट्रीमली गुड बिजनेसेस, और वो बिजनेसेस बाद में लोगों को अच्छे लगने लगते हैं. तो आपका जर्नी तभी शुरू होता है जब भी वो बिजनेस ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं है एंड अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है. तो कमिंग बैक टू द प्रवेग का एग्जांपल, तो उनका जो मॉडल है वो असेट लाइट हॉस्पिटलिटी में है. तो इसका मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ. व्हाट इज असेट लाइट हॉस्पिटलिटी? जनरली यदि आप होटल्स देखोगे तो वो लैंड खुद का ओन करते हैं, जमीन जो रहता है, उसके बाद में वो कंस्ट्रक्ट करते हैं होटल. वो ये पूरा प्रोसेस के लिए 5-7 साल लगते हैं. सपोज मैंने 100 करोड़ डाले मेरे लैंड पे प्लस होटल में इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो पे बैक पीरियड रहता है यानी कितने समय में मेरा इन्वेस्टमेंट में रिकवर कर तो मिनिमम वो 5-7-10 साल के नीचे तो आई डोंट थिंक टोटल पे बैक कर सकता है. तो यहाँ पे प्रवेग का इंटरेस्टिंग मॉडल क्या था कि ये जो लैंड था वो गवर्नमेंट का लैंड यूज करते थे एज अ लीज्ड लैंड, और वो लैंड प्रोबेबली कोई नदी किनारे हो सकता है या कोई फॉरेस्ट में हो सकता है, तो जिसमें एक्चुअल में गवर्नमेंट का भी बहुत कुछ एक्सपेंस नहीं है. तो इट इज अ बैरन लैंड. तो यहाँ पर वो लैंड एक्वायर करके एज अ लीज मॉडल पे वहां पर वो उनके टेंटेड स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिश करते थे. एंड दे यूज टू चार्ज अ वेरी गुड अमाउंट. टेंटेड स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी उनका पर नाइट का जो चार्जेस है दैट यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 3-4,000 अप टू 25,000. तो 25,000 इज लाइक कोई एक अच्छे होटल में भी लगभग आप देखोगे ताज या जो भी फेमस होटल्स है तो लगभग उतना ही चार्ज है. बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि उनको लैंड ओन नहीं करना है. जनरली वो एक मेजर कॉस्ट रहता है कोई भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में. सेकेंड थिंग, उनको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है. अगेन दैट इज अ वेरी हाई कॉस्ट, और मेजर कॉस्ट जो रहता है वो कंस्ट्रक्शन का रहता है.
क्योंकि टेंटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर वेरी चीपली अवेलेबल, आप मूव इजीली कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह पे। तो जो पे बैक पीरियड हो जाता है वो लगभग 3 साल का हो जाता है। तो कंपेयर करो आप 10 साल या 8 साल का पे बैक वर्सेस 3 साल का पे बैक, एंड प्लस मार्जिन आपके बहुत अच्छे हैं बिकॉज आपके एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली काफी कम है। तो लगभग उनके एबिटा मार्जिन यदि आप देखो तो 50-60% के एबिटा मार्जिन विच आर अच्छा, और अवेलेबल। बाकी इंडस्ट्री के कितने आते थे? तो लगभग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप 30-35% एबिटा मार्जिन, मतलब डबल कर रहे थे हाँ, वो। प्लस आरओसी इज वेरी हाई। तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल इंडस्ट्री में मार्जिन तो अच्छे ही होते हैं, 25-30% के मार्जिन होते हैं। बट यदि आप आरओसी देखोगे, आरओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ मार्जिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आरओसी एंड पे बैक ये एक्चुअली कनेक्टेड है। मीन्स मैं 100 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ और मैं 5 साल में उसको रिकवर करता हूँ तो मेरा आरओसी लगभग 15% का है। मैं सपोज 3 साल में रिकवर करता हूँ तो मेरा 25% का आरओसी है। 25%। तो इनका आरओसी लगभग 50% का है। एंड अनदर थिंग जो मैं देखता हूँ जनरली इन्वेस्टिंग में, कि आपके कंपटीशन शुड बी वीक, या कंपटीशन इज नॉट फुल्ली अवेयर आप क्या कर रहे हो। तो ये सेक्टर में यदि आप देखो तो हार्डली देयर इज एनी कंपटीशन जो ये स्केल पे कर रहा है। तो ये कंपनी में मैं जब भी स्टडी कर रहा था, देन आई एक्चुअली वेंट ऑन टू देयर जो साइट्स थे। तो मैं वाराणसी में गया, मैंने देखा कि क्या वहाँ पे प्रोग्रेस है। दे एक्चुअली गॉट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, 400 लगभग टेंट्स का उनका प्रोजेक्ट था। उसके पहले आपको यदि पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे एक टेंट सिटीज है, 2 टेंट सिटीज है, तो वो उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था। देन उनका नेक्स्ट जो था वो रन ऑफ कच्छ में दे हैड अ स्मॉल टेंट सिटी, 60-70 टेंट्स का था। उसके बाद में वाराणसी में मिला, एंड देन फिर वहां से वो जर्नी शुरू हुई। एंड आई थिंक उनका प्लान है FY27 तक 30 to 50 रिसोर्ट्स का प्लान है। अभी लगभग कुछ 11 रिसोर्ट्स उनके ऑपरेशनलाइज हुए हैं। जो बीच में मालदीव्स का हुआ था वहां पर भी उनको एक अच्छा लोकेशन मिला है। सो दे केप्ट ऑन ग्रोइंग, बट आइडेंटिफाइंग इट अर्ली वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने लगभग 150 रुपीज में उसको आइडेंटिफाई किया था। स्टॉक आई थिंक कुछ 1200 रुपए जाके अभी कुछ 800-900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप सो अभी भी रख के बैठे हो स्टॉक को? हाँ, मीन्स आई डेफिनेटली चर्नड बिट बिकॉज मेरा इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन PEG, which is price earning to growth, and I try to identify PEG of 0.5 या less than 0.5। इसका मतलब कंपनी सपोज 30% से ग्रो कर रही है उनके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, तो मुझे चाहिए कि वो लेस देन 15 PE पे फॉरवर्ड, लेस देन 15 PE पे अवेलेबल हो। लेस देन 1 भी इट इज गुड ओनली, बट जनरली मैं ग्रेटर देन 1 नहीं देखता हूँ। मीन्स 30% से ग्रोथ एंड सपोज वो 40-50 PE पे अवेलेबल है तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। बट सपोज मुझे कुछ लेस देन 0.5 मिलता है, देन जनरली वो बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। प्रवेक का भी लगभग मेरा एस्टिमेटेड फॉरवर्ड अर्निंग ग्रोथ जो था वो 25-30% के आसपास ही था, एंड आई आइडेंटिफाइड इट एट अबाउट 12-13-15 पी। तो it has given me about 10 bagger returns in last 15-18 months। then बहुत ही अभी अच्छी बात आई है। एम आइडेंटिफाइंग समथिंग एल्स कि जहां पर मुझे ऐसे रिटर्न्स मिले। ये मे बी बाय फ्लुक भी हो सकता है क्योंकि मार्केट भी कैसे रिएक्ट करता है, फाइनल रिटर्न्स डिपेंड्स ऑन दैट, बट आपका प्रोसेस शुड बी स्ट्रांग। तो अगेन आई एम फाइंडिंग समथिंग जहां पर मुझे 0.5, 0.6, 0.7 टाइम्स प्राइस अर्निंग ग्रोथ मिल रहा है, देन आई विल स्विच दैट कैपिटल ओवर हियर, एंड अगेन आई विल कंपाउंड बिकॉज कैपिटल लिमिटेड है। So I cannot because I had identified Pravek probably at some 150 रुपीज, अभी वो 1000 रुपए हो गया, उसका मार्केट कैप भी लगभग 1000-1200-1300 करोड़ हो गया है। तो आई विल आइडेंटिफाई समथिंग अगेन कि जो 50, 100, 150, 200 पी के आसपास, 200 करोड़ मार्केट कैप के आसपास अवेलेबल है, एंड देन दे हैव सम इमीडिएट ट्रिगर्स इमीडिएट जिससे वो 500-1000 करोड़ की कंपनी हो सकती ऐसे स्टॉक्स के अंदर ज़्यादातर रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा होता है, क्योंकि स्टोरी कई बार प्ले आउट नहीं करती, मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। तो कभी आपका ऐसा फॉल बैक भी आया कि यू चूज समथिंग एंड इट वाज नॉट वर्किंग लाइक यू है। फेल्ट राइट, लाइक? राइट। मीन्स इसके लिए ना इम्पोर्टेंट क्या है कि स्कटल बट अप्रोच, जो बेसिकली फिल फिशर उन्होंने एक बुक लिखी, आई विल रिकमेंड यूअर्स टू रीड दैट हाँ, बुक। बिल्कुल। तो यू हैव टू गो ऑन ग्राउंड। तो जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाओगे, आप सिर्फ बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट ही स्टडी करोगे, तो आपको वो इनसाइट्स नहीं मिलेंगे जो एक्चुअल में इनसाइट्स विच आर अवेलेबल। तो इट इज पेनफुल प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली ट्रैवल करके ये एक्चुअल वही वाली में। बुक है ना जिसमें वो 15 पॉइंट्स की राइट, चेकलिस्ट बताते हैं? एब्सोल्युटली। सो तो यू आप, केप्ट ऑन हाँ, चेकिंग दोस यस, 15 पॉइंट्स? करेक्ट, करेक्ट। मीन्स दैट उसके इज बाद वेरी में टफ। अपने इंडियन मार्केट्स में कौन से अलग 5-7-10 पॉइंट है जो आपके एक्सपीरियंस से आपको आते हैं। आपको ऑन ग्राउंड हमेशा जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिस्टेक्स भी होती है डेफिनेटली, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कोई ऐसी कंटिन्यूस मिस्टेक जो आपने स्टॉक चूज जर्नी। करा? तो माइक्रो कैप में तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स नहीं हुई है। जो भी हुई है आई वॉज एबल टू कट डाउन इट मच अर्लियर बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, बट स्मॉल कैप्स में हुई है।
जो वहाँ पे हमने ज़्यादा स्कटलबट भी नहीं किया था बिकॉज इट वाज नॉट एक्सेसिबल. सो वी हैव इन्वेस्टेड इन, आई वोंट टेक अ नेम ऑफ द कंपनी, तो दे वेयर इनटू एनिमल फार्मा. एंड कोविड के बाद में एनिमल फार्मा का एक थोड़ा बूम चल रहा था. एंड राइट नाउ ऑल्सो आई बिलीव कि वो एक अच्छे फेज में ही है. बट प्रॉब्लम माई आइडेंटिफिकेशन हैज गॉन रॉन्ग. उनके मल्टीपल प्लांट्स थे ग्लोबली. एंड देन द लर्निंग वाज दैट कि आप इंडिया फोकस कंपनीज में ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब भी बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस होते हैं, मल्टीपल मूविंग पार्ट्स होते हैं बिजनेसेस में, तो तभी क्या रॉन्ग जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज या प्रिडिक्ट. तो यहाँ पर उनके कुछ ब्राजील में प्लांट है या उनके कुछ यूरोप में प्लांट है. एंड देन यूरोप, यू नो कि उधर एक मेजर स्लो डाउन चल रहा है. तो दैट वाज वन मिस्टेक, बिकॉज उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ या जो ग्लोबल स्लो डाउन आया, दे गॉट इम्पैक्टेड. बट जो थीम था एनिमल फार्मा का, जो ग्लोबली या इंडिया में जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ रहा है, जो कपल से दे आर ऑप्टिंग फॉर द बेसिकली पेट्स, तो वो तो चल ही रहा है. मे बी मेरा जो कंपनी आइडेंटिफिकेशन था स्पेसिफिकली, दैट वो दैट गलत हो वेंट गया। रॉन्ग. सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल. आपको आपका अलोकेशन डिसाइड करना है कि आपको कैसे बेसिकली उस पर अलोकेट करना है. विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो गोइंग अहेड. तो जैसे शशांक भाई, आप बुक्स भी रीड करते हो, स्कटलबट भी करते हो, प्लांट्स विजिट भी करा आपने, फाइनेंशियल्स भी पढ़ा, एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ा। इतनी मेहनत करने के बाद यू आइडेंटिफाई स्टॉक, उसके बाद भी गलतियाँ होती हैं। राइट, डेफिनेटली गलतियां होती है. मीन्स आपका 50% का भी हिट रेट है, स्टिल एक्चुअली यू कैन मेक अ वेरी गुड वेल्थ इन स्टॉक मार्केट. बिकॉज अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट जहां से हमने शुरू किया था. रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि लाइक व्हाट यू कैन लूज ओनली दैट मच जो आप लगा रहे हो। लगा रहे हो. आप 100 रुपए लगाओगे तो आप 500 रुपए लूज नहीं कर सकते हो, जो FNO में एक्चुअल में पॉसिबल है. पॉसिबल है। राइट, बट 100 रुपए का वो 500 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है. तो आपका ये बेसिकली 1:1 कोरिलेशन नहीं है. आप 5 स्टॉक्स में मिस्टेक करो और एक स्टॉक आप अच्छा, जो आपको फाइट एंड बैगर दिलाएगा सपोज, तो आपके सारे मिस्टेक्स कवर कैन कर बी लेगा। कवर्ड. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट. शशांक भाई, बहुत ही ब्रिलियंट अप्रोच है आपकी, कैलकुलेटिव अप्रोच है। आपके पास क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बताया भी है। और जो लोग एक्चुअल में इस प्रोसेस से जा रहे होंगे, जो इन्वेस्टिंग के किस एक पार्ट पे पहुंचे होंगे, वो आपकी बात बखूबी समझेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें कहाँ पहुंचना है। अब बात ये आती है, कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? करेक्ट. कि मैं ये देखता हूँ, मान लो सपोज आप सेक्टर पे आ गए, कंपनी चूज करी, जिस भी कंपनी पे आप पहुंचे, उसके बाद आप कैसे एनालाइज करते हो उसको? मीन्स फर्स्टली मैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का बात करना चाहूँगा. तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस अगेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप वही करो जो आपको समझता है. मार्केट में 15 एक सेक्टर रह गए, 20 सेक्टर रह गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर सेक्टर को अंडरस्टैंड करना है. उतना टाइम भी नहीं है एक्चुअली, बिकॉज इतनी सारे सेक्टर्स है, इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज है, 5000 से ज़्यादा लिस्टेड इसमें मैं कंपनीज है. आपकी एक छोटी-सी बात काटना चाहूँगा। जैसे अब लोग बोलते हैं ना, जो आपको समझ में आती है आप वही करो। तो मैंने बहुत लोगों के साथ मिलके एक चीज़ नोटिस करी है, और जो लोगों ने बताया, यार हमें ज़ोमैटो समझ में आता है, क्योंकि हम उससे डिलीवरी करते हैं, तो राइट. इतनी करोड़ डिलीवरी होंगी, लोग ज़ोमैटो पे स्विच कर रहे हैं, तो इसका स्टॉक बढ़ जाएगा। अब उसके अंदर उनको ये समझ में नहीं आता वैल्यूएशंस क्या है, क्या करेक्ट, बिज़नेस करेक्ट, मॉडल है। करेक्ट. तो उसको कैसे सिम्प्लीफाई करें कि समझ राइट, में आने का राइट, मतलब राइट. कैसे करना चाहिए? तो अगेन आई विल टेक अ एग्जांपल ऑफ वॉरेन बफेट जी हियर. तो आप देखोगे तो ही ऑलवेज सेड कि मुझे IT समझ में नहीं आता है, टेक समझ में नहीं आता. एंड एट द सेम टाइम ही हैड अ बेस्ट फ्रेंड हु इज बिल गेट्स. तो इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव कि उनको समझ में नहीं आता. तो व्हाट ही सेज, जब भी समझ में नहीं आने का मीनिंग इज आपको कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए. प्रोडक्ट समझ में आना, प्रोडक्ट जोमेटो के, दैट इज द डिफरेंट पार्ट. बट आपको कॉम्पिटिटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोई भी इंडस्ट्री की. एंड कॉम्पिटिटिव अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर समझना है तो अगेन आई विल रिकमेंड वन बुक या एक सिंपल फ्रेमवर्क है, विच इज पोर्टर 5 फोर्सेस. आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स क्या है, आपको थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है, या आपके सप्लायर्स या जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, वो आपके ऊपर कितना प्रेशर डाल सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल ऑफ जब भी जियो शुरू हुआ था, तभी आप देखोगे क्या इंडस्ट्री स्ट्रक्चर था बिटवीन द मेनी प्लेयर्स. एंड मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज गॉन बैंकरप्ट. एंड अभी वोडाफोन आइडिया का क्या सिचुएशन है, उसके कंपैरिजन में यदि आप कोई ऐसी इंडस्ट्री को स्टडी करोगे या कोई ऐसे बिजनेस को स्टडी करोगे जिसमें एक तो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, जैसे कि IRCTC, तो IRCTC जैसा दूसरा प्लेयर नहीं है. या CDSL NSDL आप देख लोगे तो 2 ही डिपॉजिटरीज है पूरे इंडिया में. बैंकिंग इज वेरी हाईली रेगुलेटेड सेक्टर, तो रोज नई बैंक्स नहीं आती. या देयर माइट बी वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री बैरियर्स. लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये एक एंट्री बैरियर हो सकता है.
या आप देखोगे तो एशियन पेंट्स ने जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप किया है वो एक एंट्री बैरियर हो सकता है। दे माइट नॉट बी वेरी ग्रेट इनटू प्रोडक्ट। आप यदि कोई केमिकल इंजीनियर से बात करोगे या कोई एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करोगे पेंट इंडस्ट्री रिलेटेड, तो हमेशा वही लोग बोलेंगे कि प्रोडक्ट इज नॉट ग्रेट बट डिस्ट्रीब्यूशन इज सुपर्ब। तो आपको आपका नीश आइडेंटिफाई करना है, क्या चीजों में आपको एक्सपर्टाइज है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने एक्सपर्टाइज डेवलप जिस की चीज है, को आप जानते हो तो वही करो। अभी वही फॉर करो। एग्जांपल मैं एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता हूं बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड उनका बैलेंस शीट या आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनके बुक्स में क्या है। आई ट्राई टू अवॉइड दोस सेक्टर्स, या जनरली जो बहुत ही असेट हेवी सेक्टर्स है जैसे कि या पावर सेक्टर, या पावर सेक्टर्स में भी डेफिनेटली बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे हैं बट दे डोंट कम अंडर माई रडार बिकॉज वो मेरा अप्रोच नहीं है। सो आई ट्राई टू डू द थिंग्स जहां पर मुझे कुछ बेटर इनसाइट से बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि केमिकल, फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, ऑटो एंसिलरी, दीज टाइप ठीक ऑफ है। थिंग्स आई ट्राई टू डू। आई ट्राई टू डू लॉट ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। जनरली वो अच्छा काफी मेरे लिए वर्क हुआ है। अब बात आते हैं वापस आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल। जैसे आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली, सेक्टर सेलेक्ट कर लिया, अब आप उसके अंदर कैसे देखते हो? आप उसको फाइनेंशियली रीड कैसे करते हो? मतलब राइट। क्या आपका प्रोसेस होता है कि हाँ भाई ये मेरी कंपनी है? मीन्स उसमें भी अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं। तो एक मैं देखता हूँ कि कहाँ पर पोटेंशियल ट्रिगर्स है, क्या उसमें से रेवेन्यू मिक्स चेंज है क्या, या उसमें कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो सकता है क्या, ताकि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उनके सेल्स से ज़्यादा ग्रो करे। क्योंकि स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग या वेल्थ क्रिएशन इज नथिंग बट आपकी कंपनी क्या रेट से ग्रो करती है, उनके प्रॉफिट्स, एंड मार्केट उसको क्या परसीव करता है। सो स्टॉक प्राइस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो आपका अर्निंग्स कितना है या प्रॉफिट्स कितना है मल्टीप्लाइड बाय पी। सो पी इज बेसिकली परसेप्शन। तो मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन तभी होता है जब भी आपकी कंपनी एक 25-30-40% से ग्रो करे। एटलीस्ट 25% इज अ डिसेंट फिगर। 40% से बहुत ज्यादा समय के लिए वो ग्रो नहीं कर, मे बी ग्रो ना कर पाए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि परसेप्शन क्या है या मार्केट वो ग्रोथ को कैसे देखता है। सो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन एक्चुअली गेट एक्सपेक्टेड या पोटेंशियल मल्टीबैगर्स। तो जनरली आई स्टार्ट विद दिस थिंग कि ऑपरेटिंग लेवरेज है या रेवेन्यू मिक्स चेंज है, या कुछ कंपनीज में सेकंड जनरेशन मैनेजमेंट्स आती है, कुछ कंपनीज में कुछ हुँ। एमएनए हो जाता है या मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। सो या उनका कुछ नया एक नीश प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो ये बिगिनिंग मेरा चेकलिस्ट होता है। उसके पहले हम स्क्रीनिंग भी करते हैं बेसिक क्राइटेरियाज डाल के कि कंपनीज का बेसिकली डेट टू इक्विटी कितना है, प्रमोटर होल्डिंग का मेरा एक 50% का मिनिमम फ्रेमवर्क है, तो उससे नीचे आए जनरली डोंट गो। उसके ऊपर का चेकलिस्ट इज कि मुझे ये सेक्टर्स में देखना नहीं है, ये सेक्टर्स में देखना, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट योर चेकलिस्ट, कि आपके दिमाग में चेकलिस्ट क्या है, एंड उसके बाद में आप फाइन ट्यून करते जाते हो एंड देन इट कम्स टू लाइक रीडिंग द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको क्या देखना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज किया उन्होंने, कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे है, क्या वो कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट है, शॉर्ट टर्म हो गया या लॉन्ग टर्म हो गया, उनका क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा है क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको स्लोली स्लोली विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कंपनीज मैनिपुलेट कहाँ पर कर सकती है, प्रॉफिट कहाँ पर मैनिपुलेटेड है। काफ़ी एग्जाम्पल्स में यदि आप देखोगे, काफ़ी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में देखोगे तो उनके प्रॉफिट्स तो बहुत बढ़ जाते हैं, प्रॉब्ली लाइक 50-60% केगर से बढ़ जाते हैं, बट उनके रिसीवेबल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड देन बाद में कुछ न्यूज़ आती है कि या वो कुछ ऐसे रिजल्ट पोस्ट करते हैं कि सडनली वहाँ पे लॉस आ जाता है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करने का, तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस से यू कैन अंडरस्टैंड कि जहाँ पर आपके रिसीवेबल्स एक बेटर कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा क्रेडिटर्स नहीं है, फिर आप प्रोडक्ट स्टडी करो एंड देन यू कीप ऑन गोइंग डीपर एंड डीपर। पहले आप आपका सर्कल डिसाइड कर लो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, फिर बाद में अलग अलग फिल्टर्स लगा के आप एक 50-60-100 कंपनीज का वॉच लिस्ट बना लो एंड देन यू रिड्यूस दैट टू योर पोर्टफोलियो लेवल, विच माइट बी 10-15-20 डिपेंडिंग ऑन आप कौन से टाइप ऑफ या स्टाइल के इन्वेस्टर हो। लाइक आई एम अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर, मैं लेस देन 10 स्टॉक्स पे बिलीव करता हूँ। So it depends on the different style of the investing. Warren Buffett is a concentrated investor. Peter Lynch is very diversified investor. दोनों ने अच्छा पैसा बनाया मार्केट से। तो ये इंडिविजुअल पे है कि उनका माइंडसेट क्या है। ब्रिलियंट! बहुत ही अच्छा आपका स्टाइल है। तभी हम थोड़ा-सा देखते हैं कि कंसंट्रेटेड इन्वेस्टर हैं और कुछ-कुछ कंपनीज़ में आपका नाम भी दिख जाता है। राइट। दैट इज़ व्हाई यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा एक चीज़ और, कॉन्संट्रेटेड पोर्टफोलियो का कारण क्या है? आप वो कंपनीज को बहुत डिटेल में ट्रैक कर सकते हो। जब भी आपको कुछ एक हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट करनी है या एक डीप इंसाइट लेके इन्वेस्ट करना है, तो इट इज आई बिलीव नॉट पॉसिबल विद वेरी डाइवर्सिफाइड
approach. Means it is my interview, I know, but I will ask you one question. कि if you take a list of top 5 billionaires in globally, तो उनका यदि आप देखोगे तो दे ऑलवेज इन्वेस्ट इन सिंगल कंपनी. सो दैट इज द आंसर, राइट? कि दे डोंट हैव द पोर्टफोलियो ऑफ 10 स्टॉक्स और 50 स्टॉक्स. वो तो सिंगल कंपनी पे ही बेट करते हैं, राइट? बिल्कुल। तो इलॉन मस्क देख लो, या अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस देख लो. किसी को भी देख लो, हाँ, बिल्कुल तो सही बात है। या इंडिया में आप देख लो, तो जो भी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास तो सिंगल स्टॉक ही होता है. तो आई डोंट बिलीव इन सिंगल स्टॉक बिकॉज वो बहुत ज्यादा हाईली रिस्की हो जाएगा. बट यदि आप 8-10 Unless you are the स्टॉक्स, promoter. यस एब्सोल्युटली. सो तो 8-10 स्टॉक का पोर्टफोलियो शुड बी अ डिसेंट पोर्टफोलियो. वो आपका ठीक ठाक रिस्क भी हेज कर लेता है, एंड देन इट एक्चुअली गिव्स यू कन्विक्शन ऑल्सो. प्लस आप उनको प्रॉपरली ट्रैक भी कर सकते हो. अदरवाइज आपके पास 50 स्टॉक्स या 30 स्टॉक्स है, तो आप लिख भी नहीं पाओगे एक पेपर पे कि आपके पास कौन से 50 स्टॉक्स है, इफ आई आस्क यू. सो दैट्स व्हाई रोज कोई ना कोई बढ़ेगा, रोज कोई ना कोई करेगा। एब्सोल्युटली. तो एंड अलोकेशन आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि कितना, किसको 1% अलोकेट करना है, किसको 2% किसमें करना ज्यादा है, करना और किसको आधा % करना है. तो आई डोंट लाइक दैट खिचड़ी इन माई लाइफ एंड इन माई मतलब इन्वेस्टिंग अगर अप्रोच. डाइवर्सिफाई हम करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक जो आपने बताई कि कौन से स्टॉक में कितना एलोकेट करना है। अब सपोज किसी मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो और मैंने 50 स्टॉक ले लिए, करेक्ट, तो मेरा किसी स्टॉक में 10,000 है, किसी में 5,000 है। अब मेरा जिसमें 500 रुपये डला हुआ वो स्टॉक 5 गुना हो गया, करेक्ट, और करेक्ट, जिसमें 10,000 डला हुआ 50% करेक्ट हो गया। करेक्ट, तो करेक्ट, टेक्निकली मैंने 2,500 लूज कर दिया टोटल करेक्ट, पोर्टफोलियो। एब्सोल्युटली, तो दैट इज़ वेरी टफ। राइट, जो आपकी अप्रोच है वो कंसंट्रेट इसलिए है कि आप उसको ट्रैक कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, स्कटल right, वर्क कर right. सकते हो। May be intelligent, it may not be intelligent. Means I heard one quote, or he is my very good friend, aged ex banker. तो वो कहते हैं कि like you can make your life or you can lose your life with the concentrated portfolio. So I don't advise anyone to have the concentrated portfolio until and unless you have that journey. मीन्स मैंने भी फर्स्ट डे पे कॉन्सेंट्रेट अप्रोच नहीं किया बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी. आई कॉन्फिडेंस ऑलवेज, हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, नॉलेज नहीं था. यू स्टार्ट विद द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एंड जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तब रिड्यूस करके आप एक अच्छा लाइक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो यहाँ पे कर सकते. आप काफ़ी चीज़ें करते हो, कंपनीज के अंदर जाते हो, मिलते हो काफ़ी प्रमोटर से, लेकिन आपने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू करा? मतलब जब आप इतने बिजी हो, ऑलरेडी यू आर डूइंग सो मच थिंग्स, तो कैसे आई ये चीज़, कैसे आई? तो मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था, आई स्टार्टेड अराउंड 2018-19. तो तभी मैंने एक देखा कि यूट्यूब में वो क्वालिटी के यूट्यूबर्स नहीं आ रहे हैं जो इन डेप्थ कुछ शेयर कर रहे हैं. मीन्स अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं. आई हैव अ वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन. बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरी जर्नी जब भी शुरू हुई, देन वो समय में मेरे लिए कोई एज सच कोई गुरु नहीं था, एक्सेप्ट द बुक्स जो मैं रीड करता था. बट किसी ने भी एक सिंपल अप्रोच से नहीं कहा, यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि क्या इन्वेस्टिंग होती है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या तरीके से इंडियन मार्केट्स को देखने चाहिए. वो सब फॉरेन बुक्स है, कोई इंडियन फेमस ऐसे हार्डली कोई ऑथर हो गए. तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, मैंने जो चैलेंजेस फेस किए, लेट्स डिस्क्राइब माई जर्नी टू देम, लेट्स मेक देम अंडरस्टैंड कि एनालिसिस ऐसा हो सकता है. मतलब एक लेवल पे आने के बाद जिस तरह की क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप देखना चाह रहे थे कि आपको कुछ और सीखने को मिले, वो यूट्यूब पे नहीं था, दैट्स व्हाई। एक छोटी सी चीज और जो बिगनर्स के काम आए, बुक्स 2, 4, 5 जो भी आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल जो इन्वेस्टर है उसे पढ़नी ही चाहिए। राइट, 3-4 बुक्स आई कैन रिकमेंड. तो फर्स्ट वुड बी कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट. मैंने जैसे कि पहले बताया, फिल फिशर इज ऑथर. जनरली वो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर है, ठीक ठाक लैंग्वेज में भी आपको समझ में आ जाएगी, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स बुक. एक दूसरी बुक है, मोनिश पबराई जी ने लिखी है, धंधो इन्वेस्टर करके. देन आप वॉरेन बफेट जी का जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो. तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, एंड उन्होंने उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल एवरी डिकेड, एवरी 2 डिकेड कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट किया, कहाँ पे वो रॉन्ग गए, कहाँ पे उनको सक्सेस मिला. इसके अलावा देन आई थिंक नाउअडेज क्या है कि यू हैव अ अवेलेबल कंटेंट ऑन द यूट्यूब. तो यूट्यूब में भी यू कैन आइडेंटिफाई द राइट वैल्यू एजुकेटर की वीडियो देखो। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे ही देखो, बट देयर आर सम गुड यूट्यूबर्स आल्सो. तो आप वो एक लर्निंग वहाँ से भी कर सकते हो. तो कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन वॉचिंग गुड वीडियोस, जहाँ से आपको कुछ नॉलेज गेन होगा. तो शशांक भाई, बहुत अच्छा लगा आपने जितना भी वैल्यूएबल कंटेंट आज शेयर करा. इस पॉडकास्ट के अंदर जो देखेंगे, एक मुझे भी पर्सनली जो फील हुआ है कि एक पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं, विद इंटेलिजेंस, वो Right. आपके अंदर दिखता है. और मैं चाहता हूँ, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा
कि आप आगे भी ऐसे ही ग्रो करते रहो और कुछ-कुछ मल्टीबैगर हमें भी बताओ, हमारे दोस्तों को भी शेयर राइट करो। सो आई वुड अगेन लाइक टू से कि आप भी जो कर रहे हो इन्वेस्टर्स को राइट गुरुज तक पहुंचाने का काम बेसिकली जो आप कर रहे हो इट्स अ कमेंडेबल थिंग आई होप ये 5th एपिसोड है सून यू विल रीच टू 100 एपिसोड थैंक यू सर। एंड बिकॉज क्या है ना अभी देर इज अ समवेयर डिस्कनेक्ट बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स क्योंकि जब तक आप किसी को एक प्लेटफॉर्म पे राइट क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दोज गुरुज हमारे बीच में ही कोई रहता है बट उन तक पहुंचना becomes difficult. So what you are doing is a amazing thing. Keep continuing and keep inviting. So all the best for your journey. थैंक्स अ लॉट।